नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम किस चीज पे बेस्ड है। मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम किस चीज पे बेस्ड है। देखो बेटे, इसको समझने के लिए ठीक हमें यह समझना होगा कि जो बोहर था, बोहर ने क्या क्या गलतियां की थी, ठीक, जिसको हमें ठीक करना था, ठीक, और वो कैसे ठीक की गई, हमारा मतलब ये है। देखो बेटे, बोहर जो था, सबसे पहली गलती उसकी ये थी कि बोहर जो था वो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कैरेक्टर नहीं बता पाया। बोहर could not explain dual character of इलेक्ट्रॉन, जबकि डी ब्रॉगली ने बोल दिया कि आज की डेट में हमारा कोई भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, इट विल पोजेस अ ड्यूअल कैरेक्टर। बट दिस जो बोहर है, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द ड्यूअल कैरेक्टर, वो वेव कैरेक्टर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि बोहर का मॉडल वाज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सजेस्ट द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट, नॉट द वेव कैरेक्टर। क्लियर? इसलिए बेटा बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी उसकी खास बात क्या थी, ठीक, कि बोहर जो था उसकी जो कैलकुलेशन थी, दे वर ओनली फॉर द यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैलकुलेशंस are only for uni-electronic species. यूनी-इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैलकुलेशन जो थी वो यूनी-इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, इसलिए भी वो नहीं कर पाया था हमारे पास। अगली बात, बोहर ने ये तो बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी और गेन्स एनर्जी बाय इटसेल्फ व्हेन इट मूव्स इन ऑर्बिट, बट उसका रीजन तो नहीं बता पाया। He could not actually explain the stability of atom, ठीक, क्योंकि he could not explain why electron does not lose energy while they are moving in an orbit, ठीक, क्लियर। बट चलो, एक खास बात थी, his model was not according to uncertainty principle, ठीक, उसका मॉडल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली तो था ही नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों इकट्ठा मेजर नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि दोनों इकट्ठा मेजर कर लें, वी कैन नॉट मेजर बोथ द थिंग्स एट द सेम इंस्टेंस। जबकि बोहर ने तो वेलोसिटी और पोजीशन दोनों बताई थी। उसने बोला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, यानी उसकी पोजीशन, और उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, यानी कि वेलोसिटी। उसने वेलोसिटी भी बताई, उसने पोजीशन भी बताई, दोनों चीजें बताई, जबकि हम ये जानते थे बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक, दिस हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने तो उसकी वैसे ही खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ और बातें भी थी। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन Z-man effect और स्टार्क इफेक्ट। बोहर बेटे ना तो Z-man इफेक्ट एक्सप्लेन कर पाया, ना स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन कर पाया। नाउ व्हाट वाज Z-man इफेक्ट? सबसे पहली बात, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन +1 में पूछा जाएगा, Z-man इफेक्ट क्या होता है? What do you mean by Z-man effect? बेटा Z-man effect होता है splitting up of spectral lines in the presence of magnetic field. क्या बोला? Splitting up of spectral lines, splitting up of
spectral lines in the presence of मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे लगाते हो तो एक स्पेक्ट्रल लाइन जो आनी चाहिए लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर, वो नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट अप कर जाए। जैसे ये सोर्स लिया, सोर्स से एनर्जी निकली, स्पेक्ट्रोस्कोप पे डाली, ऑब्जर्व किया, ये हमारे पास उसकी फिल्म आई और उसमें मान लो एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, ये दो लाइंस आई। अब क्या हुआ कि यही सोर्स ले लिया गया, लेकिन यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो अब ये जो स्पेक्ट्रा हमारे पास बना, तो दिस लाइन वाज स्प्लिट अप इनटू नंबर ऑफ लाइंस, ये दूसरी लाइन भी स्प्लिटेड अप इन नंबर ऑफ लाइंस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट अप हो जाती हैं। सो व्हाई इट इज स्प्लिट अप, he could not explain, he could not explain z मैंने ये स्प्लिट अप क्यों होती है। उसने ये तो कह दिया कि भैया ये लाइन इसलिए बनी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरा और एक ही बार एनर्जी उसने बाहर फेंकी है, तो एनर्जी को एनालाइज करके लाइन बनी है। तो फिर वो आगे और लाइनों में कैसे बटी? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरने के पहले भी कहीं घूमता है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी फेंकता रहता है, ठीक, जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में हम एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा क्यों होता है, he could not explain. Similarly, I wrote here Stark effect. Stark effect. So what is Stark effect? Again, it is splitting up of spectral line in the presence of electric field. Splitting up of spectral lines. Splitting up of spectral lines in the presence of electric field. Electric field. Splitting up of spectral line in the presence of electric field. ठीक है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। So these were the few drawbacks of बोहर। ये बोहर के बहुत सारे ड्रॉबैक थे और भी थे, बट ये मेजर ड्रॉबैक थे। और अब जो नया मॉडल था उसको इस पे काम करना था। और सबसे पहली बात, बोहर को डेप्थ ब्लो जो दी थी वो दी थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। जब उसने ये प्रूव भी कर दिया कि हम पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठा नहीं माप सकते और बोहर ने ऐसा किया है, इसलिए बोहर का मॉडल गलत है, तो डेप्थ ब्लो वाज गिवन बाय हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हुआ ये, हीजनबर्ग ने अपनी एक फिजिक्स की ब्रांच खोली, ठीक, जिसको उसने क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया। एक दूसरी जगह पे श्रोडिंगर, जर्मन साइंटिस्ट, उसने भी अपनी एक ब्रांच खोली थी, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स ही थी, ठीक। बाद में इन दोनों के वर्क को मिला करके एक नई ब्रांच ऑफ साइंस सामने आई, एक नई ब्रांच हमारे सामने आई, ठीक। एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हमारा मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। नाउ व्हाट द हेल इज क्वांटम मैकेनिक्स? व्हाट द हेल इज क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? देखो बेटे, जैसे हम जो डेली लाइफ में रूल्स लगाते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ, ठीक, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है ना। न्यूटन लॉ हो गया, ठीक, या और जो लॉज लगा रहे, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए मैकेनिक्स, ये एक अलग ब्रांच है। इसकी स्टडी अलग थी, इसकी चीजें अलग थी मेरे बच्चों। तो ये ब्रांच, वैसे तो दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, पर इनको जोड़ दिया गया और एक ब्रांच बना दी गई, ठीक,
श्रोडिंगर एंड हीजनबर्ग। हालांकि ये दोनों के दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं दोस्तों, और इन्होंने अलग अलग काम किया, पर बाद में मिलकर के दोनों ने एक ही ब्रांच बना दी, जिसको आज के डे में हम क्वांटम मैकेनिक्स बोल देते हैं। इसमें एक इक्वेशन दी गई, इन्होंने जो मॉडल देना था, उस मॉडल के सामने जो तीन मेजर चुनौतियां थी, वो थी नंबर 1, सबसे पहली चुनौती ये थी कि अनसर्टेनिटी को लेके चलना है, अनसर्टेनिटी लेके चलनी है। सबसे पहली चुनौती ये थी कि हम सर्टेन कुछ भी नहीं बोल सकते थे। और ये क्वांटम मैकेनिक होती है ना, ये होती भी प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक। जबकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती ना, क्लासिकल मैकेनिक्स ये डिटर्मिनिस्टिक होती है, डिटर्मिनिस्टिक। सर ये क्या शब्द यूज करते जा रहे हो आप? ये क्या बोलते जा रहे हैं? प्रोबेबिलिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक। हे भगवान, अरे मतलब क्लासिकल मैकेनिक में हम चीजों को डिटरमिन कर सकते हैं कि यही होगा, पक्का यही होगा, हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिस्टिक हैं, यानी हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इतने होने की इतनी की प्रोबेबिलिटी है। वी आर नॉट श्योर, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, वो अनसर्टेनिटी को लेके ही चलती है। इसमें हम श्योर कभी भी नहीं होते, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे आई एम नॉट टू श्योर कि आपके कंपटीशन में रैंक क्या आएगा, बट मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूं कि यार प्रोबेबिलिटी है कि आप सारे के सारे निकल जाओ, है ना, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बताती है, ये हमारे को एग्जैक्ट नहीं बताती है। दूसरी खासियत थी कि हमारे को स्टेबिलिटी भी बतानी है एटम की। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि श्योरिटी से भी नहीं बोलना है, इंटरेस्टिंग बात है, श्योरिटी से भी नहीं बोलना है, फिर ये भी बोलना है कि हाँ जी स्टेबल भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि अनसर्टेनिटी भी बतानी है और स्टेबिलिटी भी बतानी है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो था ड्यूअल कैरेक्टर बता देना, ड्यूअल कैरेक्टर बता देना। ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स थी, अनसर्टेनिटी, स्टेबिलिटी एंड ड्यूअल कैरेक्टर। ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स हमारे पास थी, ठीक, which we have to settle down in our quantum mechanics। हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में इन तीन चीजों को हमें सेटल डाउन करना। तो बेटे हमें एक इक्वेशन बताई गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है जी, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, ये हमें ये बता सकती थी, ये एटम के लिए या किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए दे दी गई। घबराना नहीं है, सिर्फ देखना है, जब पूछूं समझ में आया तब बताना, उससे पहले नहीं बोलना। कोई चैट नहीं लिखेगा जब तक मैं बोलूंगा, कोई कुछ पूछेगा नहीं जब तक मैं बोलूंगा नहीं। देखो बेटा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बोला जाता है कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई का स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड का स्क्वायर, ठीक, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच का स्क्वायर, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई का स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू। सर कुछ नहीं पता ही क्या क्या है,
कोई तो समझाना है मुझे। सबसे पहले हमें समझना है साई क्या है। हम व्हाट डू यू मीन बाय साई? बेटे साई को ऐसे लिखते हैं पसाई, है ना जी, ई साइलेंट है। साई जो है इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। नाउ व्हाट द हेल इज वेव फंक्शन? देखो बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो वेव है तो उसका एक एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। पर बेटे क्वांटम मैकेनिक्स में हम श्योर तो नहीं है कि इतना ही होगा। वी आर प्रोबेबिलिस्टिक, इजंट इट? इसलिए हम इस साई को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव बोल देते हैं। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। कि अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो उसके एम्पलीट्यूड की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें साई बताएगा। साई प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बताता है। जैसे कि हमें पता है कि एम्पलीट्यूड की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, इसी तरह साई की नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस साई की नहीं होती। सर ये क्या बोल रहे हो? देखो बेटे, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से वेव के करैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वेव की एनर्जी चेंज होती, ना वेवलेंथ चेंज होती, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती, कुछ भी चेंज नहीं होता। इसलिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती एम्पलीट्यूड की। जैसे इधर ध्यान दें, यहां से यहां तक हम ये जानते हैं लैम्डा है, ये वेवलेंथ है। मान लो इसी वेव का आपने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, लो जी एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया, ठीक, पर अब इसकी वेवलेंथ निकालो जरा यहां से आकर। क्या वेवलेंथ चेंज हुई? बोलो बच्चों, क्या वेवलेंथ चेंज हुई? वेवलेंथ चेंज नहीं हुई। अगर वेवलेंथ चेंज नहीं हुई तो क्या एनर्जी चेंज होगी? अगर एनर्जी नहीं चेंज हुई तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो एम्पलीट्यूड को चेंज करके क्या कर लिया हमने? चुनचुने, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए एम्पलीट्यूड को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एम्पलीट्यूड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसी तरह साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। सर जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं उसको पढ़े क्यों? पर बेटे जब हम साई का स्क्वायर कर देते हैं ना, साई का स्क्वायर, वो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता देता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अब ये समझना क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बेटे मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास एक ये रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कोई भी रीजन है, ठीक। हालांकि मेरे को इसकी कभी भी बाउंड्री नहीं बनानी चाहिए, पर मान लो मैंने मान लिया कि यहां पे एक रीजन है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे पाया जा सकता है इसमें, या फिर यहां पे पाया जा सकता है, या फिर यहां पे भी पाया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पोजीशंस है, यहां कहीं पे भी वो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, जगह जगह है, कहीं पे भी पाया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पोजीशन जो है ना, इसको हमने ऐसे शो कर दिया डॉट 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 से, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। अब इसमें डेंसिटी कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा यहां पाया जाएगा, जितनी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की यहां ज्यादा होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंस ज्यादा होगा, उतना यहां पे ये ज्यादा डेंसिटी दिखाई देगी। यानी probability density will give us the probability of finding electron near the nucleus. Probability density will give us the idea of finding the probability of finding electron near the nucleus. न्यूक्लियस के आसपास
इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक, वो हमें साई स्क्वायर बता देता है। तो अगर हम इसे साई निकाल लें तो उसे साई स्क्वायर मिल जाएगा, साई स्क्वायर मिल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की पॉसिबिलिटी समझ में आएगी, कहां कहां है कहां कहां नहीं है। पहले बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं, यस और नो? सर हाँ जी बेटे बोलो। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और डेंसिटी समझा दो वापस। देखो बेटे, ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इसको आगे समझाऊंगा मैं आपको पूरे डिटेल में, बट इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की कितनी पॉसिबिलिटी नियर द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन के जो डॉट्स मैंने बताए, पोजीशंस बताई, ये कितना डेंस है, ज्यादा डेंस है तो मतलब ज्यादा पोजीशंस हो सकती है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है। बोलो क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एक बार दोबारा से समझा देना। बेटे जब मैंने कहा कि वेवलेंथ को चेंज करने से कोई फर्क वेव के करैक्टर पे नहीं पड़ता, तो वेवलेंथ का क्या चुनचुना फर्क पड़ेगा बेटे, है ना? तो ऑब्वियसली वेवलेंथ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एम्पलीट्यूड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। बोलो क्लियर? यस सर। अब देखो बेटे, हम जो अगर सिर्फ इतने पार्ट को बोले, इतने पार्ट को, मैं सिर्फ ये बात बताऊं, इसको बोलेंगे करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स का स्क्वायर, इसको बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। यानी एक बात क्लियर है कि अब मॉडल 3 डायमेंशनल होगा। जो बोर का मॉडल ऑर्बिट वाला था वो तो 2 डायमेंशन वाला काम हो गया, है ना? पर अब क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साई निकालेंगे, साई से साई स्क्वायर निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे भी होगी, वाई एक्सिस पे भी होगी और जेड एक्सिस पे भी होगी। तो ये पहला पार्ट हमें 3D मॉडल बताता है, ये पहला पार्ट हमें 3D मॉडल की तरफ लेके जाएगा कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के राउंड, वाई एक्सिस के राउंड, जेड एक्सिस के राउंड भी होगा। पर सर ये बार बार बोले करली स्क्वायर, करली क्या है बेटा? जैसे आपके टीचर बेटा डिफरेंशिएशन को डी भी बोल देते हैं ना, तो डी स्क्वायर साई डीवी बाई डी, है ना, होता है ना डीवी बाई डी, वो डीवी बाई डी की तरह करली वी बाई करली डी होता है। पर क्या है कि जल्दबाजी में, जल्दी करने के चक्कर में डीवी बाई डी समझा देते हैं, अदरवाइज डिफरेंशिएशन का साइन कर्ल होता है, ये जो साइन होता है इसको कर्ल बोलते हैं, करली बोलते हैं। तो दिस इज ओनली द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है जी? तो ये जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट से हमें क्या क्या चीजें पता चली है? पहली बात पता चली कि मॉडल अब जो निकालेंगे वो 3 डायमेंशनल होगा, ये क्लियर है। दूसरी बात हमें ये पता चला, यहां पे साइज वेव फंक्शन यानी वेव, यहां से वेव करैक्टर भी समझ में आएगा। अगर हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं तो वेव करैक्टर भी समझ में आएगा, तो वेव करैक्टर भी बताएगा। तीसरी खास बात समझेगा, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप कभी मैथमेटिक्स में आगे कहीं पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। नंबर ऑफ आंसर्स कैन बी पॉसिबल, वी आर नॉट श्योर फॉर सिंगल आंसर, यानी दिस विल आल्सो टेल अस अबाउट द अनसर्टेनिटी। तो ये पार्ट अनसर्टेनिटी को भी कोप अप करता है कि हम श्योर नहीं होंगे किसी एक वैल्यू के लिए, हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। तो इतने पार्ट से हमें 3D मॉडल, वेव करैक्टर, अनसर्टेनिटी, 3 चीजों का पता चला। अब अगला पार्ट देखो जरा,
अगला पार्ट जो है हमारे पास वो है 8 पाई स्क्वायर एम। एम इज मास। मास किसका होता है भाई? क्या वेव का मास पार्टिकल का होता है? तो यहां से पार्टिकल नेचर भी बताया जा सकता है। यहां से पार्टिकल नेचर भी बताया जा सकता है। तो डुअल कैरेक्टर हो गया। पहला पार्ट वेव नेचर बता रहा है, सेकंड पार्ट पार्टिकल नेचर बता रहा है। तो डुअल कैरेक्टर आ गया, थ्री डायमेंशनल मॉडल आ गया, अनसिमेट्रिक अनसर्टेनिटी आ गई। अगली बात, ये ई क्या है? दिस ई इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। और ये वी क्या है? ये वी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है। तो बेटा इसका मतलब इस इक्वेशन को एनर्जी के लिए सॉल्व किया जा सकता है। जब हम इस इक्वेशन को एनर्जी के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक, पूरी एनर्जी के लिए सॉल्व करते, तो वैल्यू हमारे पास निकल के सामने आती है -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बाबा रे, ये तो वही वैल्यू है जो बोहर ने दी थी। तो इसको जब एनर्जी के लिए सॉल्व करते यही वैल्यू आती है। इसका मतलब बोहर गलत नहीं था यार। पर गलती क्या थी? बोहर ने बोला एनर्जी इतनी ही होगी, और ये कह रहा है इतनी एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम श्योर नहीं है कि एनर्जी इतनी ही होगी, पर इसकी प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है। इतनी एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है इतनी एनर्जी होने की। एनर्जी इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, पर ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इतनी हो। और अगर हम किसी चीज की एनर्जी निकाल पाएंगे तो ऑब्वियसली हम स्टेबिलिटी भी बता पाएंगे। तो इस फाइनल पार्ट से हम स्टेबिलिटी भी बता सके। तो पहले बोलो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे हमारी नीड्स को फॉलो करती है, ये समझ में आया कि नहीं आया? वेदांश जी क्या क्लियर नहीं है भाई? सर हाँ जी। सर मुझे पूछना था कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है सर, वो 3D वेव करेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करता है? साई क्या है बेटा? वो ये साई सर। क्या लिखा है? हाँ जी सर। ओके सर, ओके ठीक है। फाई सर। साई को हमने बोला ही वेव फंक्शन यार। सो दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ, फिर वो वेव करेक्टर नहीं बताएगा तो क्या चुन चुने बताएगा बेटा? हाँ जी इसको सर। वेव करेक्टर बताया, थ्री डायमेंशनल मॉडल बताया, अनसर्टेनिटी को साथ में रखा, और इस पार्ट ने पार्टिकल नेचर बता दिया। ठीक, अगले पार्ट ने एनर्जी के लिए सॉल्व कर दिया। तो भैया एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी भी होगी। तो अगर इसी इक्वेशन को लगा लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और हम अपने मॉडल को दे सकते हैं। इस पार्ट को मिटा दूं मैं क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी वेदांश बोलो। सर जब आप साई स्क्वायर समझा रहे थे ना, तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सर उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मेरे बच्चे बहुत लंबा चले गए उसके बाद यार वेदांश, बार बार वापिस जाएंगे ना बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। साई स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, तो क्योंकि हमने बोला कि इतने एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, सो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस न्यूक्लियस, इनसाइड दिस स्पेस, वो हमें साई स्क्वायर से मिलता है। और हमने इस पूरी इक्वेशन को लेकर के साई के लिए सॉल्व करेंगे तो साई से साई स्क्वायर निकालेंगे, जिससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता चलेगी। और बाकी साई स्क्वायर, ये कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स का स्क्वायर is second derivative of psi with respect to x axis. This is second derivative of psi with respect to y axis. This is second derivative of psi with respect to z axis. यानी थ्री डायमेंशनल मॉडल हमें पता चलेगा। psi क्योंकि वेव फंक्शन है तो वेव करेक्टर पता चलेगा। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सारी सॉल्यूशन पॉसिबल होती है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, एंड इफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, वी आर नॉट श्योर फॉर वन, there are number of solutions which are possible, so obviously हम certain नहीं होंगे, uncertain नहीं। और एनर्जी के लिए हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू यही आई, जब इसको सॉल्व किया यही वैल्यू आई, बट हमने बोला इतनी एनर्जी नहीं होगी, इसके आसपास हो सकती है।
पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इतनी ही हो, तो जब हम एनर्जी निकाल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी बता सकते हैं। बोलो बेटे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, थैंक यू। Excuse me, sir. इसी इक्वेशन को थोड़ा आगे ले जा रहा हूं, ठीक, ये मिटा दूं, Excuse me, sir. इनको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊं। देखो बेटे, इस पार्ट में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। पहले पार्ट में से क्या? करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर, और कॉमन निकाल दे यहां से साई। साई तीनों में था, कॉमन निकाल दिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। बेटा इस सारी वैल्यू को, इस सारी वैल्यू को, ये जो सारी वैल्यू है, इसको बेटे हम लोग लिख देते हैं v के ऊपर बार लगा के स्क्वायर। इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर। क्या बोल देते हैं? डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर, और आगे साई तो है ही है, तो डेल स्क्वायर्ड साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो बेटे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये वाली थी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज अनदर वे आउट टू राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जहां पे ये v बार का होल स्क्वायर, इसको हमने बोला डेल स्क्वायर, दिस इज डेल स्क्वायर, ठीक, और ये इसके बराबर है, इसके बराबर। कौन सा? ये जो हमने बाहर लिखा, साई को छोड़ के। इस डेल स्क्वायर को हम बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर, इसको लैप्लेशियन ऑपरेटर भी नाम देते हैं। अरे आपको जानना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितनी तरीके से लिखी जा सकती है। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट पे जाके हम इसको लिखते हैं एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। इस सारे को सॉल्व करके यहां तक ले आते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज लिख लिख के। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को तीसरे तरीके से यूं लिख सकते हैं। यहां एच कैप जो होगा, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक। एच कैप साई ई साई, ऐसे भी लिखा जाता है। और ये जो एच कैप होता है, कैप बेटे वेक्टर के ऊपर लगाते हैं ना, कैप, आई कैप, जे कैप, ठीक, तो ये वेक्टर है, इसलिए हम इसके ऊपर कैप लगाते हैं। एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। और ये जो एच कैप है, ये पाया गया दो चीजों से जुड़ा हुआ, ठीक, और वो दो चीजें थी टी कैप प्लस वी कैप। ये होगा टी कैप प्लस वी कैप। जहां पे टी कैप क्या है बेटे? टी कैप हम बोल देंगे इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और वी कैप जो है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो इसके अंदर इसको पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं टी कैप प्लस वी कैप साई इज इक्वल टू ई साई। तो चौथी तरह से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने के जो तरीके हैं, पहला तरीका करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। या फिर डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। या फिर एच कैप साई इज इक्वल टू ई कैप साई, टी कैप साई, टी कैप प्लस वी कैप साई इज इक्वल टू ई साई।
जहां पे डेल स्क्वायर्ड इज लैप्लेशियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप को बोलते हैं, ई कैप काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड वी कैप पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। सर ये क्या करवाया, कुछ नहीं पता चला। अरे जानना ही कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए 4 तरीके से हम कैसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये आता है इनमें से कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं आना है। बोलो चारों तरीके समझ में आए कि नहीं आए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर इसका जो सेकंड तरीका आपने लिखा है डेल स्क्वायर्ड, सर एक बार वो वाला दोबारा से समझा देना। बेटे कुछ भी नहीं यार, यहाँ से साई बाहर निकाल दिया, ये लो यहाँ बाहर आ गया, बाकी अंदर के पार्ट को डेल स्क्वायर लिख दिया है भाई। ओके सर। एंड सर कॉमन था उसको बाहर निकाला, बाकी पार्ट को डेल स्क्वायर लिख दिया। ओके सर। एंड सर एक और चीज पूछनी थी कि लाइक आपने पिछले जब इसके पीछे आपने समझाया कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे कुछ आपने समझाया, तो वो सर एक बार दोबारा से समझा देना। वो आगे आना यार, दोबारा बताऊंगा उसको मैं, ठीक? ओके सर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हमारे पास 4 फॉर्म्स थी। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की 4 फॉर्म्स थी। सर इसमें ना एक बार आप बार बार बोल रहे ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या होते हैं, ये क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या चीज है? तुमसे एक चीज पूछता हूं, जवाब दोगे मेरे को? मैंने लिखा इसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी, बोलो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर मैंने लिखा इसकी वैल्यू बोलो कितनी होगी, 0। अगर मैंने लिखा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। अगर मैंने लिखा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है? मैं तो सारी जगह पे 2 लगा रहा हूं। सर ऑपरेटर्स की वजह सर ऑपरेटर से हमें इस साइन से पता चलता है, ये साइन हमें ये बताता है फंक्शन कौन सा चल रहा है, एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर उस बला को कहते हैं जो हमें ये बताते हैं किस तरह का फंक्शन करना है। हमें इसको मल्टीप्लाई करना, हमें इसको डिवाइड करना, हमें इसको प्लस करना, हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक, क्लियर? ये वाले, और ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर हमें सिर्फ फंक्शन बताते किस तरह का करना है। ठीक है जी। अब देखो बेटे, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, इस वेव इक्वेशन को वी सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर साई। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को साई के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। बहुत सारी सॉल्यूशन पॉसिबल होती भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, बड़ी सारी सॉल्यूशन पॉसिबल होती। क्यों? दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसकी बहुत सारी सॉल्यूशन पॉसिबल होती है। ठीक, उसमें से कुछ सॉल्यूशंस मीनिंगफुल होती हैं और कुछ सॉल्यूशन जो होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं। मीनिंगलेस होती है मतलब किसी फंक्शन को, मैथमेटिकल फंक्शन को लगा करके मैंने मान लो ओजस की एज निकाली, कोई मैथमेटिकल फंक्शन, आप में से कई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे ना, तो फंक्शंस पढ़े होंगे, तो किसी मैथमेटिकल फंक्शन को लगा करके मैंने एज निकाला। अब एज आ गई या तो -15 या 15, तो क्या किसी की एज -15 हो सकेगी? पॉसिबल ही नहीं है, तो मीनिंगलेस वैल्यू है। 15 मीनिंगफुल वैल्यू है। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास साई की कई वैल्यूज आती हैं, कुछ मीनिंगलेस होती हैं, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, बाहर फेंको उसको, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और जो मीनिंगफुल होती हैं उनको बोलते हैं ईगन फंक्शंस। मीनिंगफुल सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
SWE, Schrodinger wave equation. So meaningful solution of Schrodinger wave equation are called as eigen functions. और उनको जब सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं eigen values. तो meaningful solution of Schrodinger wave equation are called as eigen functions, and their values on calculation gives us eigen values. In psi की वैल्यू से, in eigen value से we calculate psi square. Psi square gives us probability density. Probability density, जिससे हमें पता चलता है which gives us a region in 3D space around the nucleus where probability of finding electron is maximum, that is 90 to 95%. तो बेटे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को साई के लिए सॉल्व किया, उसकी मीनिंगलेस वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दिया, मीनिंगफुल वैल्यू को सॉल्व किया, उससे साई निकाला, साई से साई स्क्वायर निकाला, साई स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता चली, जिससे हमें न्यूक्लियस के आसपास वो रीजन पता चला जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वाज मैक्सिमम, और इनको बोल दिया गया ऑर्बिटल्स. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इससे हमने एक रीजन निकाले जिनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं. आज हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, नॉट इन ऑर्बिट्स बट इन स्पेसिफिक रीजन्स which are called as orbitals, which are three dimensional in nature. They are not circular, वो three dimensional है. Orbitals are three dimensional. तो कहने का मतलब ये हो गया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने सॉल्व किया साई के लिए, साई की मीनिंगलेस वैल्यू को डिस्कार्ड किया, मीनिंगफुल वैल्यूज ली जिसको ईगन फंक्शन निकाले, उससे ईगन फंक्शन से ईगन वैल्यूज निकाली, उससे हमने साई कैलकुलेट किया, साई से साई स्क्वायर निकला, साई स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिली, यानी न्यूक्लियस के आसपास वो रीजन मिला जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम थी, जिसमें 90 to 95% इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसको ऑर्बिटल बोल दिया. तो आज की डेट में हमारे पास ये होता है कि दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. इसके अंदर प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है, ठीक है, तो इसको ऑर्बिटल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल अगर पूछे क्या होता है, कहना region in space where probability of finding electron is maximum, that is 90 to 95%. So that is called as orbital. Got it or not? सर जी हाँ जी. सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे? नहीं, not at all बेटा. अरे एमएससी का काम है यार. आपकी बुक में लिखा है इक्वेशन नीड नॉट टू बी रिमेंबर्ड. ठीक, देखना जरा एनसीईआरटी में नीचे लिखा है इक्वेशन नीड नॉट टू बी रिमेंबर्ड. और मजे की बात बताऊं, कंपटीशन में पहला क्वेश्चन ही आया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. गूंगे बहरों का देश है. ठीक, सो एनी हाउ बेटा यहां तक तो क्लियर हो गया. ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिट से कैसे डिफरेंट है, नेक्स्ट क्लास में. ठीक, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस. तो आज जो बेसिक बातें मैंने तुम्हें समझाई हैं, उन बेसिक बातों को ध्यान दें. आज जो बेसिक बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, ठीक, उन पे ध्यान दें. आज मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, उससे क्या निकलता है,
ठीक, कैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 4 पार्ट्स में लिखा जाता है, 4 तरीके से लिखा जाता है, ठीक, और क्या होता है, कैसे होता है। बाकी नेक्स्ट टाइम हम ये पढ़ेंगे साई की मीनिंगफुल वैल्यूज से क्या मतलब है, और उससे ऑर्बिटल क्या आया, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में फर्क क्या होता है, और फिर कैसे न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। So this will be in next class. Hopefully you enjoyed the class today. मिलते हैं बेटा next class में. If there is any problem you may ask. ठीक, and if it is Sir. not,